और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बुधवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सेवक सदन में उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने हस्तशिल्प पर आधारित स्टॉल का निरीक्षण किया। साथ ही 11 लोगों को उत्तराखंड शिल्प रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की ये कोशिश है कि प्रदेश में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा मिले। राजधानी देहरादून मेडिकल कॉलेज में आयोजित स्वस्थ नारी सशक्त परिवार और 8वें राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें राज्यपाल जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ और जागरूक नारी ही समाज को नई दिशा दे सकती है। यह अभियान परिवार और समाज दोनों की मजबूती की आधारशिला है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। प्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिन को स्वच्छता सेवा पखवाड़े की शुरुआत कर मनाया गया और इस मौके पर चारों धामों में विशेष पूजा अर्चना की गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लंबी आयु की कामना की गई। वहीं रुड़की के सिविल अस्पताल में जरूरतमंद लोगों के लिए रक्तदान शिविर लगाया गया। हमारे क्षेत्रीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और आज विश्वकर्मा दिवस भी है। सभी को इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं बता देता हूँ। सेवा पखवाड़ा के रूप में आज ये दिन हमने शुरू करा है और 2 अक्टूबर तक लगातार सेवा कार्य चलेंगे। आज सिविल हॉस्पिटल में मेगा मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें ब्लड कैंप है, ओपीडी हो रही है, जिसमें लगातार जांच भी हो रही है मरीजों की। और ये कैंप मैं समझता हूँ कि एक व्यापक कैंप लगाया गया है और पूरे सप्ताह पेड़ लगाए जाएंगे और बूथों पर जाकर गरीबों से बात करी जाएगी। जो भी सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। हर साल चलने वाले स्वच्छता पखवाड़ा के साथ साथ इस बार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का एक अभियान चलाया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। उन्हीं के दौरान आज कार्यक्रम को शुभारंभ के दौरान हमारा SDH में ऐसा कार्यक्रम सभी जनप्रतिनिधियों और जनमानस के बीच में एक कार्यक्रम शुरू हुआ है। देहरादून में आई आपदा के कारण देहरादून मसूरी का संपर्क कटा हुआ है। ऐसे में मसूरी में फंसे पर्यटकों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मजबूरन पैदल सफर कर रहे हैं। हालांकि इन लोगों की मदद के लिए स्थानीय लोगों ने हाथ आगे बढ़ाया है। बता दें कि कोठाल गेट के पास जहां पुल ढहा है, वहां ग्रामीण लोग रस्सियों की मदद से उन्हें निकाल रहे हैं और उम्मीद है कि कल तक इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मनोज कुमार, मैं 3-4 दिन से मसूरी में था, फंसा हुआ था, लेकिन जाना जरूरी था ड्यूटी पे, तो आज पैदल वहाँ से यहाँ तक आया हूँ। और बाकी जो आसपास के लड़के हैं उनके सहयोग से ये पूरा टफ एरिया पार कर लिया। धीरे धीरे बस स्टैंड तक पहुँच ही जाऊँगा। लगभग कितना किलोमीटर चलेगा पैदल? ये समझ लीजिए मसूरी कितना किलोमीटर यहाँ से 18-20 किलोमीटर है यहाँ से। वहाँ से पैदल आ रहा हूँ और पहुँच ही जाऊँगा धीरे धीरे। पता है ये त्रासदी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा भयावह है और तमाम भारी वर्षा और भूस्खलन के कारण तमाम जो है रोड वगैरह टूट गई हैं, तमाम क्रैक्स आ गए हैं बाहरी राज्यों से। और जो पर्यटक आए हुए हैं वो जिन्हें यहाँ से जाना था, लेकिन वो रोड टूटने और पुल वगैरह ध्वस्त होने की वजह से नहीं जा पाए हैं। हमने होटल स्वामियों से भी रिक्वेस्ट किया था कल और उन्होंने हमारी बात मानी भी है और उनको जो है फ्री ऑफ कॉस्ट रहने के लिए दिया गया है। और अभी भी मेरा आपसे कहना है, आपके चैनल के माध्यम से कहना है कि जो लोग भी अभी यहाँ पर रुक रहे हैं और इन केस अगर उनके पास कुछ इस तरह का संसाधन नहीं है तो हमको कांटेक्ट करें थाने में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगभग 100 साल बाद तबाही का ऐसा मंजर देखने को मिला जिसे कोई भी देख सिहर उठे। नदियों के रौद्र रूप ने अपने रास्ते पर हुई बसावट को इस तरह तहस नहस किया कि शायद ही दोबारा कोई नदी के करीब जाने की गुस्ताखी भी कर सके। आखिर 100 साल बाद क्यों फिर डूबा देहरादून? कहां हो रही है लोगों से भूल? देखिए इस रिपोर्ट में। 101 साल बाद फिर क्यों डूबा देहरादून? दून में आई आपदा का धराली से क्या कोई कनेक्शन? क्या देहरादून झेल रहा राजधानी बनने का दंश? स्क्रीन पर नजर आ रही ये तस्वीरें हैं राजधानी देहरादून की, जिसे स्मार्ट सिटी बनाने के सपने दिखाए जाते हैं। लेकिन आज ये राजधानी प्राकृतिक रूप से इतनी कमजोर हो चुकी है कि अपनी ही नदियों का बोझ तक नहीं उठा पा रही। हालात ये हैं कि जो नदी देहरादून के लिए कुदरत की मेहरबानी हुआ करती थी, अब वो कुदरत का कहर लगने लगा है। पंद्रह और 16 सितंबर के दरमियानी रात देहरादून के सहस्त्रधारा के ऊपरी इलाके में बादल फटने के बाद ऐसा कहर बरपा कि लोग हैरान रह गए।
राजधानी में एक तरफ बादल फटा तो दूसरी तरफ छोटी मानी जाने वाली नदियां और नाले अपने पुराने स्वरूप में लौट आई। ये वो धाराएं हैं जिनके बारे में किसी ने सोचा तक भी नहीं होगा कि ये इतनी तबाही मचा सकती है। इन्हीं धाराओं और नदियों ने देहरादून का नक्शा बदल दिया। सहस्त्रधारा में कई लोग बह गए, घर और होटल तबाह हो गए। नदी ने अपने किनारे बनाई गई संरचना को खुद में ही समाहित कर लिया। माल देवता से लेकर टपकेश्वर और प्रेमनगर तक हर जगह तबाही के निशान हैं। जिले की 10 नदियां उफान पर आई। अलग अलग जगहों पर 13 पुल टूट गए, 62 सड़कें बह गई और प्रशासन ने अब तक 13 लोगों की मौत की पुष्टि की है। कई लापता हैं, कई घायल हैं और कई लोगों का घर बार सब छिन चुका है। अब सोचने वाली बात यह है कि आमतौर पर सामान्य जल या लगभग सूखी ये नदियां अचानक इतनी खतरनाक कैसे हो गई। तो असल में ये इंसानी लालच का नतीजा है। आसन, सुसवा, टोंस, रिस्पना जैसी देहरादून की नदियां जिनके किनारे कभी खेत और उपजाऊ जमीन थी, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रिस्पना में कभी सोना मिला करता था, अब इन नदियों के ठीक मुहाने पर होटल और होमस्टे खड़े हो गए हैं। यहाँ तक कि कई सरकारी इमारतें नदियों की जमीन पर खड़ी कर दी गई है। कुछ नदियां नाले में तब्दील हो गई हैं और इन नदियों की एक और खासियत है कि ये बरसात के अलावा जमीन के नीचे बहती हैं और इनके प्रवाह क्षेत्र के बीच का हिस्सा सूखा दिखाई देता है, जिसमें रेत और बड़े बड़े पत्थर हैं। नदियों की इस डेमोग्राफी को समझे बिना ही लोगों ने इनके मुहाने पर घर बना लिए, टैक्सी स्टैंड बना लिए, दुकानें बना ली, होटल्स तक खड़े कर लिए। लेकिन नदियां कभी अपना रास्ता नहीं भूलती और आज इन सभी नदियों ने अपना रास्ता वापस ले लिया है। ऐसा ही कुछ धराली आपदा के वक्त भी देखने को मिला था, जहां खीर गंगा के मुहाने पर बसा पूरा धराली गांव मलबे में समा गया। पुरखों ने इसे लेकर हमेशा से कुछ अनकहे नियम तय किए हुए थे, जैसे नदी किनारे बसावट नहीं होनी चाहिए और इसीलिए पुराने गांव नदी से काफी दूर होते हैं। लेकिन अब लोग विकास की दौड़ में इतने अंधे हो गए हैं कि नियमों की अनदेखी की जा रही है, जिसका नतीजा आज सबके सामने है। सहस्त्रधारा, कभी ये जगह गंधक के पानी के लिए मशहूर थी, लेकिन आज सहस्त्रधारा कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो चुकी है। इसी वजह से सहस्त्रधारा में सबसे ज्यादा नुकसान भी हुआ। साल 1924 के 101 साल बाद अब 2025 में सहस्त्रधारा में इतनी बारिश हुई कि सहस्त्रधारा मलबे से ढक गया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की माने तो नदी के दोनों किनारों से 100 मीटर तक कोई निर्माण नहीं होना चाहिए, लेकिन अक्सर विकास के नाम पर इन नियमों को ताक पर रख दिया जाता है। और देहरादून की बात करें तो देहरादून एक वाटर बम पर बैठा हुआ है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अब सवाल ये है कि क्या देहरादून राजधानी बनने का दंश झेल रहा है? स्मार्ट सिटी के नाम पर जो विकास दिखाया जा रहा है, क्या वो सच में विकास है या तबाही का नक्शा? टाइम टीवी के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। रुड़की के पिरान कलियर में राज्य मंत्री देशराज कनवाल ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने के साथ ही मरीजों से फीडबैक भी लिया और इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिरान कलियर साबिर पाक के दरगाह क्षेत्र में पड़ा है और दरगाह में देश विदेश से जायरीन पहुंचे, लिहाजा यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने की जरूरत है। उन्होंने इसकी सिफारिश सीएम धामी से की है। नारसन ब्लॉक के मुंडलाना गांव में स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। बता दें कि स्वास्थ्य कैंप में बड़ी संख्या में महिला, बुजुर्गों के साथ बच्चे भी पहुंचे। डॉक्टरों ने ग्रामीणों को संक्रमित बीमारियों को लेकर जागरूक किया। देखिए, आज यहाँ पर जो आयोजन किया गया है वो स्वस्थ नारी सशक्त परिवार का अभियान जो मोदी जी ने जो चलाया गया है उनके जन्मदिन के अवसर पर, उसके तहत यहाँ पर कैंप लगा हुआ है। इसमें आम जनमानस की सेवा करने का मौका मिला है। कितने पेशेंट यहाँ पर आज सुबह से आए हैं? आज लगभग 25-30 के अराउंड पेशेंट आ चुके हैं।
उत्तराखंड के लोक गायक बीके सीमांत के नए गाने को मेयर गजराज सिंह बिष्ट ने लॉन्च किया है। इस गाने के बोल हैं, आया है ऑर्डर और मुझे जाना है कश्मीर बॉर्डर। बता दें कि लोक गायक बीके सीमांत ने इस गाने में मातृभूमि के प्रति एक जवान के समर्पण को दर्शाया है और उन्होंने बताया कि इस गाने को लेकर उनका मकसद उत्तराखंड के युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करना है। बीके सीमांत ने इस गाने को खुद लिखने के साथ ही खुद गाया भी है। हमें 4 दिन लगे और ये भारत के इतिहास में पहली दफ़े है कि किसी गीत को MOD ने, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस ने और आर्मी हेडक्वार्टर ने शूटिंग की परमिशन दी है, वो हमारे पहाड़ी गीत को दी है। आज तक किसी हिंदी गीत को भी नहीं दी है। तो इसको हमने शूट किया है नावीडांग, ओम पर्वत, काला पानी, गुंजी, गरब्यांग, कूटी, जोलिंगकोंग, आदि कैलाश और चियालेक तवा घाट में। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक शहादत में जब गया था तो मैंने एक पत्रकार ने वहाँ एक माता से पूछा कि माँ आज आप जब पूजा करोगी तो आप क्या मांगोगे भगवान से, तो उसने कहा था कि ईश्वर से मैं आज लड़ाई करूँगी। उसने मुझे 2 बेटे क्यों नहीं दिए, एक ही क्यों दिया, अगर मेरा दूसरा बेटा भी होता तो निश्चित रूप से उसे भी मैं फौज में भेजती। ये जो मानसिकता है इस प्रदेश की, उस मानसिकता को ही बीके सामंत जी ने इस गीत में दर्शाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये गीत मील का पत्थर साबित होगा और सभी को ये गीत प्रेरणा देगा। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही।